3 नवंबर 1988 अचानक ही भारतीय एयरबेस से बहुत सारे जेट एयरवेज और हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। उसके अंदर पैरा कमांडो फोर्स के जवान थे और वो लैंड किए मालदीव में उतरते ही उन्होंने टेररिस्ट पर अटैक करना शुरू किया। टेररिस्ट मार दिए गए, कुछ भाग गए, कुछ का एनकाउंटर हो गया और इस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन कैटस। नवंबर की शाम एक नॉर्मल शाम थी मालदीव में और प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम जो कि अपने राष्ट्रपति भवन में थे, उनको ट्रैवल करना था हिंदुस्तान में मिलने के लिए वहाँ के तब के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को। तब तक उनके दिमाग में कहीं भी ये ख्याल नहीं था कि आज उनका तख्ता पलट होने वाला है और यहाँ से शुरुआत हुई ऑपरेशन कैक्टस की। लेकिन ऑपरेशन कैक्टस में जाने से पहले हम लोग बात करते हैं मालदीव की थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में। मालदीव आजाद हुआ 1965 में ब्रिटिशर्स के हाथों और 1978 में उनके सेकंड प्रेसिडेंट बने अब्दुल गयूम जो कि 30 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। मालदीव क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था इसलिए अब्दुल गयूम 30 साल तक राष्ट्रपति बने रहे। 2008 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और वहां उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर किया गया। वहां पर इलेक्शन कराए गए और मोहम्मद नसीब पहले डेमोक्रेटिक कंट्री के राष्ट्रपति बने जो कि MDP पॉलिटिकल पार्टी से आते थे। तो दोस्तों वापस चलते हैं ऑपरेशन कैक्टस की तरफ। मालदीव के डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद कई बार मालदीव के ऊपर बुरा वक्त आया जिसमें भारत हमेशा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। 1983, 1985 और सबसे बड़ा वक्त आया 1988 में जब मालदीव के तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। तो मालदीव के बिजनेसमैन होते अब्दुल्ला लतीफी जो तख्ता पलट करके मालदीव की गद्दी के ऊपर शासन करना चाहते थे। इसके लिए उनको कुछ लोगों की जरूरत थी। उन्होंने संपर्क किया पीपल लिबरेशन ऑफ तमिल श्रीलंका के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उनके साथ मिलकर उन्होंने 200 लोग पीपल लिबरेशन के मालदीव की राजधानी माले में एंटर करा दिए। अब उनको इंतजार था कि कब अब्दुल गयूम जो कि राष्ट्रपति थे मालदीव के देश के बाहर जाते हैं और वो राष्ट्रपति भवन के ऊपर अटैक करके और बाकी सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब्दुल गयूम साहब का प्लान था 2 नवंबर को ट्रैवल करने का, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से मिलने का भारत में। भारत और मालदीव की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि तब भारत सरकार ने एक स्पेशल प्लेन भेजा मालदीव के राष्ट्रपति को पिक करने के लिए मालदीव में। प्रोग्राम एक दिन के लिए डिले हुआ। अब्दुल गयूम साहब अपने राष्ट्रपति भवन में थे लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना प्लान चेंज नहीं किया। उन्होंने 2 नवंबर की रात को राष्ट्रपति भवन पर अटैक कर दिया। जो बाकी टेररिस्ट फैले हुए थे उन्होंने उनके दूरदर्शन केंद्र के ऊपर, रेडियो स्टेशन के ऊपर और उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर और बाकी सरकारी बिल्डिंग्स पे कब्जा कर लिया। अब्दुल गयूम साहब इमीडिएटली सेफ होम में चले गए अपनी जान बचाने के लिए। अब उन्होंने कई देशों से मदद की गुहार की। उन्होंने पाकिस्तान को अप्रोच किया, श्रीलंका को अप्रोच किया, बांग्लादेश को अप्रोच किया, नेपाल को, यहाँ तक कि US और ब्रिटेन तक की। US नेवी का वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत फार थे। भारतीय सरकार को जैसे ही अप्रोच किया गया 10 घंटे के अंदर भारतीय सरकार ने अपनी फौज मालदीव में भेजी और बहुत सारे भारतीय फौजी जो कि हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट CRPO कमांडर्स मालदीव की धरती पर लैंड किए। लैंड करते ही उन्होंने टेररिस्ट को मारना शुरू किया। कुछ टेररिस्ट का एनकाउंटर हो गया, कुछ समुद्र के रास्ते भाग गए और कुछ को पकड़ लिया गया और फिर मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को सेफ हाउस से बाहर निकाला गया और वापस राष्ट्रपति की सीट पर बैठाया गया। दोस्तों इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इंडिया सपोर्टेड मालदीव। हिंदुस्तान ने हमेशा मालदीव की मदद की है। उन्होंने मालदीव की रक्षा के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स उनको देकर रखे हैं सो दैट छोटे आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर किसी इमरजेंसी केस में पहुंचा जा सके। एक नावल शिप है जो कि मालदीव के बॉर्डर की रक्षा करता है। इसके साथ साथ जब कोविड का टाइम था और मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिज्म के ऊपर थी तब भारत ने उनको $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन भी दी थी। ना केवल डॉक्टर्स, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन एक समय में जब पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस था पीने के पानी का, तब भारत ने उनको पीने का पानी भी मुहैया कराया था। सो भारत ने हमेशा उनकी मदद की है। तो क्या कारण है सिचुएशन क्रिएट हुई कि मालदीव और भारत के बीच में ये डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। सो जैसा कि हर देश में होता है मालदीव में भी 2 प्रमुख पार्टियां हैं, पीपल नेशनल कॉन्फ्रेंस और MDP जो है हमेशा भारत की सपोर्ट रही और पीपल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमेशा रही चाइना की। मेजोरिटी ऑफ द टाइम MDP का ही शासन रहा मालदीव में। पर बीते साल नवंबर 17, 2023 में मालदीव के नए राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मोइजू वो पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी से थे और चाइना के सपोर्टर थे। मोइजू का पूरा इलेक्शन कैंपेन भी भारत के अगेंस्ट ही था। क्विट इंडिया के नाम से उन्होंने वो कैंपेन चलाया था और उन्होंने एक माहौल बना दिया था मालदीव में भारत के खिलाफ।
जैसे कि परंपरा रही है, हमेशा मालदीव का जो भी राष्ट्रपति बनता है वो सबसे पहले भारत का सफर करता है, और मोइज़ो ने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो टर्की, उसके बाद वो चाइना जाएंगे। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप जाके एक फोटो शूट आउट कराया, और वो शूट आउट उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल के ऊपर डाला विदाउट नेमिंग एनीबडी। और उस शूट आउट के साथ ही मालदीव के जो नए मंत्री थे, कुछ नए मंत्री, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उसमें डालनी शुरू करी। 3 मंत्रियों ने ऐसी गलत प्रतिक्रिया अपने ट्विटर हैंडल पे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ डाली कि पूरा सोशल मीडिया जो है वो फ्लडेड हो गया, जिनके नाम थे मरियम श्योमा, मलाशा शरीफ और मजूम माजिद। तो दोस्तों, ये 3 चिरकुट नेता, मरियम श्योना, मलाशा शरीफ और मजूम माजिद को समझ में आ गया होगा राजनीति क्या होती है। कहते हैं ना, राजनीति में तजुर्बे का होना बहुत जरूरी है। आप इनकी शक्ल देखेंगे ना, इनकी शक्ल देख के लगता है कि ये मिनिस्टर बनने लायक है। इनको तो कोई सारा हमारे हिंदुस्तान में होटल में टॉयलेट साफ करने के लिए ना रखे, ऐसी शक्लें हैं इनकी। और इन्होंने रिमार्क किसके खिलाफ किया? भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ। जिंदगी भर सोचेंगे किसी के भी खिलाफ रिमार्क करने से पहले। इनका वो हाल किया भारत ने ग्लोबली बैठ करके इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर कि मोइज़ो सरकार को इनको सैक करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं हुई, लोगों ने इतने रिमार्क्स भेजे इनके उस ट्विटर हैंडल के ऊपर, इनको अपना वो रिमार्क डिलीट करना पड़ा। उससे भी कुछ नहीं हुआ, लोग लगे रहे इनके ऊपर। फाइनली इनको अपना ट्विटर हैंडल बंद करना पड़ा। अब जिंदगी भर ये सोशल मीडिया पे कुछ लिखने से पहले 4 बार सोचेंगे, और भारत सरकार के खिलाफ लिखने से पहले या किसी भारतीय के खिलाफ लिखने से पहले तो 10 बार सोचेंगे। इनका यही हाल होना चाहिए। दोस्तों, ये सब चाइना के पिट्ठू हैं। चाइना के कहने पे जीतने के बाद इनको लगा कि ये भगवान बन गए। चाइना अब इनको कहां से कहां पहुंचाएगा। चाइना इनको वहीं पहुंचाएगा जहां चाइना ने पाकिस्तान को पहुंचाया, श्रीलंका को पहुंचाया, नेपाल को पहुंचा रहा है। आपको बताऊं, नेपाल ने चाइना की मदद से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अगेंस्ट भारत ने उनको मना किया, क्योंकि वो भारत के नेबर है और भारत हमेशा नेबर फर्स्ट पॉलिसी में बिलीव रखता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। इवन जब भारत के प्रधानमंत्री नेपाल गए तो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्होंने अपना प्लेन लैंड नहीं किया, दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड किया। आज भी वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भारत के अंदर से जाके वहां लैंड करना पड़ेगा, जो कि भारत सरकार कभी परमिशन नहीं देगी। जिसकी वजह से उनके ऊपर चाइना का इतना डट पड़ गया है कि उनको पेमेंट करना मुश्किल हो रहा है। और चाइना यही चाहता है कि ऐसा ही हो, तभी तो वो उस कंट्री को कब्जे में कर सकता है। श्रीलंका को उन्होंने खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये 3 जो थे, इनका भी वैसा ही हाल हुआ है, जिंदगी भर कभी बाहर नहीं निकलेंगे। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी आप देखिए जब लक्षद्वीप बन जाएगा इस मालदीव का क्या हाल होगा। तो दोस्तों, खबर बने रहिए और मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मालदीव की मौजूदा सरकार कंटिन्यू रही चाइना के सपोर्ट के से। उनको लगा चाइना उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी वहां पर काफी इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एक बहुत बड़ा 2 किलोमीटर का ब्रिज भी उन्होंने वहां पर बनाया है। अगर आप कंपेयर करेंगे, भारत ने भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है मालदीव्स में। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि किस किस तरह से भारत ने मालदीव को सपोर्ट किया। उसके अलावा भारत ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है, सो दैट मालदीव में टूरिज्म और फ्लरिश हो सके। बट मौजूदा सरकार, क्योंकि चाइना के फॉरेन पॉलिसी के साथ चलने वाली सरकार थी, उन्होंने चाइना के गोदी में जाना ज्यादा ठीक समझा। लेकिन मौजूदा सरकार ये देखना भूल गई है कि जो जो कंट्री चाइना की गोदी में बैठे हैं उनका क्या हाल हुआ है। सामने एग्जाम्पल है पाकिस्तान, श्रीलंका पूरा डेट हो गया था, बड़ी मुश्किल से वापस आया, वो भी हिंदुस्तान के सपोर्ट से। अब श्रीलंका ने अपने पोर्ट के ऊपर चाइना के जो शिप हैं उनको भी मना कर दिया आने के लिए। अगर आप पाकिस्तान से देखेंगे तो आज तक वो रिवाइव ही नहीं कर पा रहा है, चाइना ने उसका भी हाथ खत्म कर दिया। CPC बेल्ट प्रोजेक्ट टोटल खटाई में चला गया है। कहीं भी कई कंट्रीज ने उससे एग्जिट करना शुरू किया। जो लास्ट एग्जिट कंट्री थी वो थी इटली। तो मौजूदा सरकार को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस की गोद में जाके बैठ रहे हैं। चाइना की ये पॉलिसी रही है कि वो इतना ज्यादा डेट उन छोटी कंट्रीज को दे देते हैं कि वो छोटी कंट्रीज बहुत खुश हो जाती है, और जब वो उनका डेट पे नहीं कर पाती तब वो अपने हिसाब से उनकी फॉरेन पॉलिसी को चलाते हैं। और ऐसा ही कुछ मौजूदा गवर्नमेंट के साथ होने वाला है, जिसको मौजूदा गवर्नमेंट कुछ टाइम के बाद रियलाइज करेगी। लेकिन दोस्तों, जो इम्पैक्ट होना शुरू हुआ इसके ऊपर, अब मालदीव पार्टी के ऑपोजिशन के लीडर भी अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। उन लोगों ने भी कैंपेन किया है कि इमीडिएटली उनको भारत के साथ मौजूदा सरकार को संबंध ठीक करने चाहिए। मौजूदा सरकार को रियलाइजेशन हो चुका था कि कितना बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं।
अब इसको कवर अप करने के लिए इमीडिएट मोदी सरकार ने अपने तीनों डिप्टी मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया। पर तीनों डिप्टी मिनिस्टर के सस्पेंड होने से ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे बायकॉट चालू हो चुका था। मालदीव की टोटल पॉपुलेशन 5 लाख थी और सोशल मीडिया पे बायकॉट मालदीव के जो मैसेजेस थे वो मिलियंस में इकट्ठे होने शुरू हो गए। तब तक मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। और दोस्तों बहुत देर हो गई थी, क्योंकि मालदीव की तुरंत ही होटल बुकिंग और फ्लाइट कैंसिल होने लगी। भारत की एक बहुत बड़ी ट्रैवल एंड टूर एजेंसी ईज माई ट्रिप के फाउंडर ने इमीडिएट आके बयान दिया कि हम मालदीव की सारी बुकिंग कैंसिल कर देंगे और फ्यूचर में मालदीव के लिए कभी बुकिंग करेंगे भी नहीं। इन एन एवरेज 3 लाख बुकिंग पर ईयर वो वेबसाइट करती थी और उन्होंने इमीडिएट सारी बुकिंग्स कैंसिल कर डाली। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स सलमान खान, शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम और बाकी सब स्टार्स और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी भारत के फेवर में, प्रधानमंत्री के फेवर में सामने आया और उन्होंने मालदीव बायकॉट का मिशन चालू किया। दोस्तों यही नहीं, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा एम्प्लॉय, जो कि भारत की एक सिनेमा संगठन की यूनियन है, उन्होंने इमीडिएट डिक्लेरेशन दिया कि मालदीव में आज के बाद कोई भी शूटिंग नहीं होगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मालदीव में कम से कम 3 से 4 लाख पर्यटक हर साल भारत से मालदीव में जाते हैं। 12 से 13 फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट डेली माले के लिए उड़ान भरती हैं हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों से। इवन मालदीव की अपोजिशन पार्टी भी इस ट्विटर इंसिडेंट्स के अगेंस्ट खड़ी हुई और उन्होंने भी माले गवर्नमेंट को इमीडिएट इसका रेजोल्यूशन भारत के साथ ठीक करने के लिए बोलना शुरू किया। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव अब्दुल्ला शहीद ने अपने ट्वीट में लिखा एट द आइलैंड नेशन रूलिंग पार्टी लीडर अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन सोशल मीडिया एंड कॉल्ड द गवर्नमेंट टू रिपॉइंट द ऑफिशियल। दोस्तों ये नहीं, मालदीव का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत गर्म हो चुका था। मालदीव के मेयर का इलेक्शन, जो कि उनकी राजधानी माले में था, जिसमें इससे पहले जो मेयर थे वो मोहम्मद मोइजू थे, जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए वो सीट छोड़ी थी। कल के इस कॉन्टेस्ट में आदम अजीम, जो कि एमडीपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने ये इलेक्शन मोहम्मद मजू से जीत लिया। अर्थात मालदीव का पॉलिटिकल फ्रेम भी वहां पे मालदीव की रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट चलना शुरू हो गया है। दोस्तों जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक कम से कम 20 से 25 हजार होटल की बुकिंग मालदीव में कैंसिल हो चुकी है। मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री को भी इस बात का आभास हो चुका है कि वो कितने बड़े ब्लंडर में फंसने वाले हैं। उन्होंने अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर मालदीव की गवर्नमेंट को बोला आप जल्द से जल्द इस संबंध को करेक्ट करिए, लेकिन मालदीव के जो मोइजू नए राष्ट्रपति हैं उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने चाइना जाके वहां से अपील करी चाइनीज टूरिस्ट को आने के लिए, बट समस्या उनको इससे निकालने से नहीं पूरी होने वाली थी, क्योंकि संबंध अब खराब हो चुके थे। सिचुएशन यहाँ ये नहीं थी कि मालदीव की गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्ट किया, सिचुएशन ये थी कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना के गले में जाने से भारत को भी अधिकार था कि वो अपने पोजीशन को स्ट्रांग करे, और इसका नतीजा आना भी शुरू हुआ। जैसे ही प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया, मालदीव से इस तरह के ब्यूरोक्रेटिक रिमार्क सामने आए, इमीडिएटली भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो सामने आए और भारत सरकार ने अनाउंस किया कि बहुत जल्दी मालदीव में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। ऑलरेडी एयरपोर्ट वहां पर है, उसको और बड़ा किया जाएगा जहाँ की नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड कर सकें, इवन हमारे फाइटर जेट भी उतर सके। टाटा ग्रुप, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, बड़े बड़े होटल्स हैं उनके, उन्होंने इमीडिएट अनाउंस किया कि वो 2 बहुत बड़े रिजॉर्ट जो है लक्षद्वीप में लाने वाले हैं। तो अगले 2 साल में लक्षद्वीप आई थिंक मालदीव से भी काफी ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि मालदीव को समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप पॉलिटिक्स को साइड में रख दें तो वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सीनियर बिजनेसमैन हैं और जो लोग हैं उनको समझ में आता है कि बुरे वक्त में भारत ने मालदीव की कैसी मदद की थी, चाहे वो कोविड का टाइम हो या पीने के पानी का क्राइसिस हो या इकोनॉमी का क्राइसिस हो, भारत हमेशा उनके सामने मदद के लिए आगे आया। इवन भारत की सेनाएं उनके मदद के लिए हमेशा आगे आई। तो समझते हैं भारत की इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए मालदीव की अपोजिशन पार्टी में एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेजमेंट हुआ है कि जल्द से जल्द इन संबंधों को ठीक किया जाए। और दोस्तों अब तो ये भी लगता है कि मोदी सरकार को बहुत तकलीफ होने वाली है अपनी सरकार बचाने के लिए। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है जो कि कोइंसिडेंस है या वाकई उसको ऐसा माना जाए कि इट वॉज लाइक जस्ट लाइक डिड दैट। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी जब लक्षद्वीप गए और उन्हें वहां फोटोशूट कराया और उस फोटोशूट को अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, क्या ये इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी थी या ये कोइंसिडेंस था? दोनों ही केस में ये बहुत अच्छी बात है जिससे हमें मालदीव की मौजूदा सरकार का सही चेहरा देखने को मिला। तो दोस्तों समराइज करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि
मालदीव की टोटल इकोनॉमी जो है डिपेंड करती है भारत के साथ उसके राजनीतिक संबंध के ऊपर, और मालदीव ने भारत के साथ राजनीतिक संबंध इतने खराब कर लिए हैं जिनको रिवाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति को अभी अपनी कुर्सी बजाने का संकट है। मालदीव बहुत कुछ डिपेंड करता है टूरिज्म इंडस्ट्री से। अगर आप यकीन करें तो कम से कम 10 से 12 डेली डायरेक्ट फ्लाइट है, इंडिगो, विस्तारा और डिफरेंट एयर इंडिया, डिफरेंट एयरलाइंस की, जो डेली मालदीव जाती हैं, मालदीव की राजधानी माले में लैंड करती हैं। तो अगर आप देखेंगे 10 से 12 फ्लाइट रोज जा रही हैं तो कितने टूरिस्ट मालदीव में भारत से जा रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI मालदीव की टोटल करेंसी को कंट्रोल करता है। सबसे ज्यादा डेट मालदीव का भारत के ऊपर है, जो कि SBI से है। तो अगर मालदीव ने भारत से पंगा लिया तो उसको ये इम्पैक्ट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मालदीव की होटल की बुकिंग 20 से 25 हजार कैंसिल हो चुकी है। मींस मालदीव के ऊपर इकोनॉमिक फैक्टर्स पड़ना शुरू हो चुका है, जो कि आने वाले वक्त में मालदीव को रियलाइज होगा कि कितना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है उनकी GDP के ऊपर। और दूसरी बड़ी बात, अगले 2 सालों के अंदर लक्षद्वीप एक इतना बड़ा टूरिज्म पॉइंट बनने वाला, अगर आप देखेंगे अभी से ही लक्षद्वीप के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट होने लगा है। माइक्रोसॉफ्ट ने निकल कर बोला है कि 3400% लक्षद्वीप का नाम जो है गूगल के ऊपर सर्च इंजन में आया है। लोगों ने ऑलरेडी गूगल लक्षद्वीप जाना शुरू कर दिया और उसके जो फोटोग्राफ्स हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालने भी शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, ये थी मालदीव और हिंदुस्तान की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ एक नए इंसिडेंट्स पे। तब तक के लिए चीयर्स, बाय एंड टेक केयर।